जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 11वीं हिंदी पाठमाला के चौथे पाठ के तीसरे भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, पहले भाग में हम लोगों ने वो सूत्रधार के बचपन से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाने तक की कहानी पढ़ी। फिर दूसरे भाग में हम लोगों ने जब वो उसी कस्बे में इंजीनियर बनकर उसी जिले के कस्बे का दौरा करने आता है जहाँ पर उसका बचपन बीता था, और वो गया से मिलता है, और फिर एक बार दोनों मतलब सूत्रधार और उसका मित्र गया दोनों ही गुल्ली डंडा का खेल खेलते हैं। ठीक है, तो हमने वहां तक पढ़ा और किस प्रकार जो सूत्रधार है वो अभी भी धोखेबाजी कर रहा है। ठीक है, धोखाधड़ी खेल में कर रहा है, और गया प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब वह अमीर और गरीब का जो दोनों के बीच में जो अंतर था उसको समझता है, और वह मानता है कि जो अब वो बड़े हो चुके हैं और अब वो बचपन के वो मित्र नहीं रहे जहाँ पर हट किया जाए और अपना इस धोखाधड़ी के लिए अपने हक के लिए खेल में जैसे दोस्त आपस में लड़ते हैं वो किया जाए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, दूसरे भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि क्या होता है कि गया ये जो सूत्रधार होता है वो गया को उसका दान दे देता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि गया जो है वह बचपन की भांति सूत्रधार के साथ नहीं खेलता है, तो क्या होता है कि वह एक बार में ही पहले ही दांव में वह हार जाता है। ठीक है, तो बाद में सूत्रधार क्या कहता है कि भाई कोई बात नहीं, एक दांव तुम और खेल लो। ठीक है, तो कहता है नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम तो पहले ही दांव में हार गए। तो कहता नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। फिर गया ऐसा कहता है कि अब अंधेरा हो गया, रहने दीजिए। तो सूत्रधार कहता है लगता है तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, क्या कभी नहीं खेलते? खेलने का समय कहाँ मिलता है? गया कहता है कि खेलने का समय नहीं मिलता है भैया। अच्छा, अब इसके बाद दोनों ही मोटर गाड़ी पर जा बैठते और चिराग जलते जलते पड़ाव तक पहुंच गए। ठीक है, मतलब शाम का दिया जलते जलते वो लोग अपने पड़ाव मतलब वहीं पर डाक बंगले में पहुंच जाते। चलते चलते बोला कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, मतलब गुल्ली डंडा का एक खेल होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे, जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। अच्छा, गया जाते जाते कहता है कि देखो मित्र, यहाँ पर फिर गुल्ली डंडा का खेल होगा, अगर तुमको जब फुर्सत हो तब कहो, तभी मैं खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। तो सूत्रधार कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम शाम का समय दे दो। ठीक है, दूसरे दिन वह मैच देखने आता है। कोई 10 आदमियों की मंडली थी। अच्छा, 10 लोग होते हैं, कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। अच्छा, बहुत सारे तो बचपन के साथी होते हैं, बहुत सारे युवक थे, मतलब छोटे छोटे बच्चे होंगे जो अब जवान हो चुके होंगे। ठीक है, जिनको तो सूत्रधार पहचान नहीं पाया। खेल शुरू हो जाता है, मैं मोटर पर बैठा तमाशा देखने लगा ना, मतलब खेल देखने लगा। ठीक है, आज गया का खेल, उसका यह नैपुण्य देखकर मैं चकित रह गया। अच्छा, नैपुण्य मतलब बिल्कुल निपुणता के साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, है ना, दाव पेच और सब कुछ देख के वो बिल्कुल चकित रह गया कि शाम को जब मेरे साथ गया खेल रहा था तो मुझे तो लगा कि वो खेल ही नहीं पाता, लेकिन कितनी निपुणता के साथ यह खेल रहा है। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल की सी झिझक वह हिचकिचाहट वह बेदिली आज न थी। अच्छा, वो कहता है कि जैसे वह मेरे साथ खेल रहा था, झिझक था, जैसे संकोच था, हिचकिचाहट थी उसके मन में, बेदिली मतलब बिना मन का खेल रहा था, वह तो आज बिल्कुल नहीं थी। लड़कपन में जो बात थी आज उस प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। अच्छा, वो कहता है कि जैसे गया बचपन में खेलता था, अब तो वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, और बहुत ही प्रौढ़ता मतलब वो खेल भी और बचपन की बातें भी बड़ी हो चुकी हैं। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। ठीक है, इसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी, मतलब 200 गज की खबर लाना मतलब इतनी दूर चली जाती थी। अगर कल गया मुझसे ऐसे खेलता तब तो मैं तो बिल्कुल रोने ही लगता। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। अच्छा, जैसे धांधली करना मतलब एक ने धोखेबाजी की, उसने अपने विचार से गुल्ली रोक ली थी। ठीक है, गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी, इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। अच्छा, ठीक है, दोनों ही तन जाते हैं। पदने वाला जो युवक होता है कहता है कि नहीं, गुल्ली मैंने रोक ली थी, लेकिन गया कहता है कि नहीं, वो जमीन पर लगी थी। तो अब दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ जाती है। युवक दब गया, गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अच्छा, अब तो गया बहुत क्रोधित हो जाता है, कहता है तुम झूठ बोलते हो, और वो इतना तमतमा जाता है, इतना गुस्से में तमतमा जाता है कि ये जो युवक होता है वो डर जाता है। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। अच्छा, यहाँ पर सूत्रधार कहता है कि मैं खेल में तो नहीं था,
पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हो गया कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध ना आया। ठीक है, अब सूत्रधार कहता है कि कल तो जो फिर गया मेरे साथ खेल रहा था वह तो मेरे पर दया कर रहा था, इस प्रकार तो वह बिल्कुल नहीं खेल रहा था। वो बहाना कर रहा था कि चलो ठीक है खेल लेता हूँ। ठीक है, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। अब यहाँ पर सूत्रधार क्या कहता है कि अब मुझे लगता है कि गया जो था वो मुझे मेरे साथ खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, क्योंकि मैं खेलना चाहता था, वह मेरा मान रखना चाहता था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। अच्छा, पदाकर मतलब मुझे हराकर मेरा कचूमर मतलब मेरी एक तरीके से बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैं अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच दीवार बन गई है। अच्छा, अब यहाँ पर सूत्रधार कहता है कि मैं अब अफसर बन चुका हूँ और यह अफसरी मेरे और गया के बीच मतलब मेरे और मेरे मित्र के बीच, मेरी मित्रता के बीच एक दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, मतलब उसकी शर्मो झिझक अदब पा सकता हूँ। ठीक है, उसका लिहाज मतलब वो किस तरीके से मेरा सम्मान करता है, अदब करता है, वो पा सकता हूँ। साहचर्य नहीं पा सकता, वह साहचर्य मतलब वह साथ, ठीक है, बचपन का वह साथ नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। अच्छा, जब मैं छोटा था, बचपना था, हम दोनों बराबरी के थे। समकक्ष मतलब बराबरी के, हम में कोई भेद न थे, हम में कोई अंतर नहीं था। यह पद पाकर अब मैं केवल अपनी उसकी दया के योग्य हूँ। वो कहता है कि अब इस पद को पाकर, अब इंजीनियर के पद को पाकर मैं अपने मित्र के दया का पात्र हूँ। ठीक है, वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, अब वह मुझे अपना जैसा नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। और इस प्रकार क्या कहते हैं सूत्रधार कि इस प्रकार तो मुझे लगता है कि वह बड़ा हो गया है और मैं उससे कहीं ज्यादा छोटा हो गया हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें क्या बताते हैं? हमें यह बताते हैं कि जो बचपन का समय होता है, जो लड़कपन का समय होता है, वो सबसे स्वर्णिम होता है, सबसे सुखद होता है। हमारी जो मित्रता होती है उसमें कोई भी भेदभाव, ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीर गरीब का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। लेकिन ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है, हम बड़े होते जाते हैं और साथ ही साथ हम कोई व्यवसाय करने लगते हैं तो हमारे अंदर दिखावा पनपने लगता है, जो कि हमारी मित्रता को कहीं ना कहीं कम कर देता है, हमारी समकक्षता को, हमारी नजदीकियों को, हमारी प्रेम को, साहचर्य को बदल देता है और हम कहीं ना कहीं छोटे बनते जाते हैं। कद में तो बड़े बनते जाते हैं लेकिन साहचर्य में, मित्रता में छोटे बनते जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। आइए पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के शब्दार्थ है ऐब मतलब अवगुण, बुराई, पदाना मतलब बुरी तरह हराना, शास्त्र विहित मतलब शास्त्रों के अनुसार, क्षम्य मतलब क्षमा करने हो मतलब जिसको माफ किया जा सके, हमजोली, गुइया मतलब मित्र, अजूबा मतलब आश्चर्य, वंडर, वशीकरण मंत्र आदि के द्वारा अपने वश में करना, कायदगी मतलब नियम, नैपुण्य मतलब चतुराई, संचित करना मतलब एकत्रित करना, व्यसन मतलब लत, हर्र मतलब हल्दी, प्रौढ़ता मतलब चतुर होने का भाव, जहीन मतलब बुद्धिमान। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मुहावरे भी हैं जैसे फूलाना समाना बहुत खुश होना, काया पलट होना बहुत ज्यादा परिवर्तन होना, ताल ठोकना होता है लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाना, व्यसन बढ़ना मतलब दोष लगाना, जीठ उड़ाना मतलब लंबी लंबी हाँकना। ठीक है, अब इसके प्रश्न है बच्चों, तो आपको मैंने प्रश्न के नियम बताए ही है कि जो पहले खंड के प्रश्न होंगे उनके उत्तर आपको कम से कम शब्दों में देने और दूसरे खंड के उत्तर को आपको थोड़े विस्तार पूर्वक देने। ठीक है, तो पहले खंड का पहला प्रश्न है गुल्ली डंडा खेलने से शरीर को क्या हानि हो सकती है? तो हमको चोट वगैरह लग सकती है। ठीक है, अच्छा खेलने के लेखक के अनुसार विलायती खेलों में सबसे बड़ा दोष क्या है? तो विलायती खेलों में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह खेल बड़े महंगे होते हैं और गरीब घर के बच्चे ऐसे खेलों का बोझ नहीं वहन कर सकते, भार नहीं वहन कर सकते, मतलब इतना पैसा वो खर्च नहीं कर सकते। लेखक ने गया को अपनी दाव देने से किस प्रकार पीछा छुड़ाया? तो लेखक ने गया को अपना दाव देने से इस प्रकार पीछा छुड़ाया, बोल दिया कि अब मुझे जाना है, काम करना है, खाना पीना है। ठीक है, तो वो कहता है, बहाना बनाता है और चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि मैं हार जाऊंगा। गया लेखक द्वारा फेंकी गई गुल्ली को क्यों नहीं पकड़ना चाहता था? अच्छा, गया लेखक द्वारा फेंकी गई गुल्ली को इसलिए नहीं पकड़ना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि लेखक जो है मतलब मेरा मित्र जो है वह बड़ा अफसर बन गया और उसको हराना अच्छी बात
नहीं है। खेल में लेखक द्वारा बार बार धांधली किए जाने पर भी गया ने विरोध क्यों नहीं किया? अच्छा, गया ने इसलिए विरोध नहीं किया बच्चों क्योंकि अब वो मानता था कि अब उसका मित्र जो है वो बड़ा अफसर बन चुका है और उसकी इज्जत, उसकी अदब उसे करनी चाहिए। अब वो साहचर्य और ये सारी चीजें अपने बीच में महसूस नहीं करता था, वो सिर्फ ये महसूस करता था कि मेरा मित्र बहुत बड़ा अफसर है। अंत में लेखक को गया के खेल के विषय में क्या मालूम हुआ? अंत में लेखक को गया के खेल के विषय में यह मालूम होता है कि गया अपने खेल में अधिक निपुण हो चुका है पहले से, ठीक है, उसमें अधिक चतुराई आ गई है, ठीक है, वह अच्छा खेलता है। मुझे तो लगता था कि वो खेलना भूल चुका है, लेकिन उसके खेल को देख के उसको लगता है लेखक को कि अभी भी उतने ही फुर्तीले मन से खेल को खेलता है जैसा कि वो पहले खेलता था, ठीक है। अब दूसरे खंड का पहला प्रश्न, लेखक ने अंग्रेजी खेलों की तुलना गुल्ली डंडे की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिया? अच्छा, ठीक है। तो लेखक बताता है कि देखो अंग्रेजी खेल जो है उसकी तुलना में उसने गुल्ली डंडे को श्रेष्ठ इसलिए बोला है क्योंकि देखिए बच्चे, अगर हम अंग्रेजी खेल खेलते हैं तो हमको उसकी किट मतलब उसके खेल की सारी सामग्रियां खरीदने के लिए बहुत ज्यादा खर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। और सब लोग मध्य वर्ग परिवार के लोग अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें खरीद भी नहीं सकते। और गुल्ली डंडा तो गुल्ली डंडे में कोई खर्च नहीं है, लेश मात्र का भी खर्च नहीं है और इसे कहीं भी खेला जा सकता है और कहीं भी लकड़ी टहनी काटी गुल्ली डंडा बनाए खेलना शुरू कर दीजिए। कम समय में आप इसके सारे सामग्री को एकत्रित कर सकते हैं, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, गया ने लेखक को चाटा क्यों लगा दिया? लेखक ने इसकी शिकायत किसी से क्यों नहीं की? अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि अच्छा, गया ने लेखक को चाटा इसलिए लगा दिया क्योंकि जब गया की बारी, लेखक की बारी थी तो गया ने खेला, लेकिन जब लेखक हार जाता है और गया की बारी आती है तो गया भाग जाता है। लेखक ने उसकी शिकायत किसी से इसलिए नहीं की क्योंकि वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा था कि घर वाले कहीं ये ना कह दे कि अच्छा तो तुम पिट के आ गए नीची जात की बच्चे से, इसलिए उन्होंने घर पर किसी से इसकी शिकायत नहीं की। लेखक और गया ने बस्ती से दूर जाकर एकांत में गुल्ली डंडा खेलने का निश्चय क्यों किया? उन लोगों ने एकांत में गुल्ली डंडा खेलने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि उनके मन में यह था कि कहीं बहुत लोग देख ले और भीड़ लगा दे तो खेलने में आनंद नहीं आएगा। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जीवन की सबसे रसीली याद किस घटना को और क्यों बताया? तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने गया को बताया कि जब गया ने उसे एक डंडा लगा दिया था जोर से, जब वो अपना दाव छोड़कर जा रहा था, तो वह उसकी सबसे ये सारी यादें जो है बचपन की वो सबसे रसीली याद है। और उसने गया को इसलिए बताया क्योंकि वो गया से भी पूछता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती, और वो बताता भी है कि ये सारी बातें याद करके मैं बहुत खुश होता हूँ। लेखक गया के दूसरे दिन के खेल को देखकर चकित क्यों रह गया? क्योंकि जब लेखक के साथ गया खेल रहा था तो इतने अच्छे तरीके से नहीं खेल रहा था, वो तो सिर्फ लेखक पर दया करके उसको खिला रहा था, लेकिन जब उसकी चतुराई, उसकी निपुणता और उसकी वही फुर्तीलापन उसने दूसरे दिन के खेल में देखा तो वह चकित रह गया। प्रस्तुत कहानी के आधार पर गया के चरित्र की 3 विशेषताएं बताइए। तो प्रस्तुत कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गया जो था वह एक खेलने में बहुत ही अच्छा था, फुर्तीला था। और एक दूसरी विशेषता हम उसकी यह बता सकते हैं कि जब वह अपने मित्र को देखता है कि उसका मित्र बहुत ही ज्यादा, हाँ, तो बच्चों आप ये बता सकते हैं कि उसकी स्मरण शक्ति मतलब याद रखने की का जो गुण था, स्मरण शक्ति, वो बहुत ही तीव्र थी, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो अपने मित्र को देखता है उसे पहचान जाता है। दूसरा कि वह बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था क्योंकि अब वो अपने मित्र को हर बार गुल्ली डंडे के खेल में हरा भी देता है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वह अपने क्या करता था, आयु पद का सम्मान करता भी था। जब उसको पता चलता है कि उसका मित्र बहुत बड़ा अफसर है तो उसका सम्मान भी करता है, खेल में उसे नहीं हराता, ठीक है। बच्चों 2 यहाँ पर आपको एक ग प्रश्न जो है यहाँ पर आपको इसका भाव आशय भी स्पष्ट करना है कि कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर लेखक यह बताते कि निस्वार्थ भाव से कोई किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। अगर हम किसी के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा स्वार्थ छिपा हुआ होता है, ठीक है। हम तो भिक्षा मतलब भीख भी स्वार्थ के लिए ही देते हैं। अगर हम किसी को भीख देते हैं तो हमारे बच्चों, हमारे मन में क्या लालच होता है कि वह हमें दुआ देगा और हाँ हमारी सलामती के लिए, ठीक है, हमारे अच्छा रहने के लिए दुआ देगा। अच्छा, दूसरा है रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी ने वो रिश्वत वगैरह जैसे घूस वगैरह लिए जाते हैं ना, उसके विषय में बताया है कि आजकल लोग क्या करते हैं कि पैसे के बल पर झूठ को भी सच बना देते हैं और सच को भी झूठ बना देते हैं, ठीक है बच्चे। तो इस भाग में मैंने आप सभी को बचा हुआ पाठ भी पढ़ा दिया, ठीक है। इस पाठ से हमने क्या सीखा वह भी बता दिया और प्रश्न उत्तर भी बता दिए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस पाठ का समापन होता है और असाइनमेंट
और आपके सारे प्रश्न उत्तर आपको PDF के द्वारा भी भेज दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नमस्ते, जय हिंद।